15 जून 2004। ये एक ऐसी तारीख है जिसने भारत की राजनीति में एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक हलचल मचाए रखी। एक एनकाउंटर, लेकिन कहानियां दो, बिल्कुल एक दूसरे के उलट। एक कहानी थी एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने की, और दूसरी कहानी थी एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या की। तो सवाल यही है कि सच क्या था? क्या गुजरात पुलिस ने वाकई एक बहुत बड़े आतंकी हमले को होने से रोक लिया था, या फिर ये वर्दी की आड़ में किया गया एक ठंडा सोचा समझा मर्डर था? चलिए इस उलझे हुए मामले की परतें एक एक करके खोलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा उस दिन जब ये सब कुछ हुआ, और सुनना होगा कि गुजरात पुलिस ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा। पहली नजर में तो मामला बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। पुलिस मीडिया के सामने आती है और एक बड़ी घोषणा करती है। वो बताती है कि मारे गए ये 4 लोग कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे, और उनका मिशन था उस वक्त के मुख्यमंत्री की हत्या करना। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। तो पुलिस के हिसाब से कहानी कुछ ऐसी थी। उन्हें एक खुफिया जानकारी, मतलब एक टिप ऑफ मिला कि नीले रंग की इंडिका कार में कुछ आतंकवादी शहर में घुस रहे हैं। कार को देखा गया, उसका पीछा किया गया और कोटरपुर वाटर पार्क के पास उसे घेर लिया गया। पुलिस का कहना था कि कार में बैठे लोगों ने AK-46 से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। नतीजा, 4 कथित आतंकवादी ढेर हो गए, और तो और मौके से हथियार, एक सैटेलाइट फोन और नारियल में छिपा हुआ विस्फोटक भी बरामद किया गया। लेकिन ये जो साफ सुथरी कहानी थी ना, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। बहुत जल्द इस पर शक के बादल मंडराने लगे, और फिर सामने आए कुछ ऐसे फोरेंसिक सबूत जिन्होंने पुलिस के आधिकारिक बयान पर ही गंभीर सवालिया निशान लगा दिए। और फिर आता है ये नंबर 243। ये इस मामले में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये उन पन्नों की संख्या है जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SP तमांग की 2009 की विस्फोटक रिपोर्ट में थे। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने इस एनकाउंटर को सीधे सीधे फर्जी करार दे दिया। अब देखिए, जो चीज सच में हैरान करने वाली है वो है पुलिस के दावों और फोरेंसिक जांच के नतीजों के बीच का जमीन आसमान का फर्क। पुलिस ने कहा कि एक जबरदस्त गोलीबारी हुई, लेकिन मारे गए लोगों के शरीर पर गन पाउडर टेस्ट नेगेटिव आया। पुलिस ने दावा किया कि कार के टायर पर गोली लगने से वह दाईं ओर मुड़ी, जबकि सिंपल फिजिक्स कहती है कि उसे बाईं ओर मुड़ना चाहिए था। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी 33 फीट की दूरी से हुई, पर ऑटोप्सी में पता चला कि गोलियां बिल्कुल पास से, मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थीं। और सबसे बड़ी बात, पेट में मिले खाने से पता चला कि मौत का वक्त वो था ही नहीं जो पुलिस बता रही थी। तमांग रिपोर्ट का जो निचोड़ था वो अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। रिपोर्ट ने साफ लिखा कि ये कोई असली मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि ये पुलिस द्वारा की गई एक क्रूर हत्या थी। इस एक रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा ही पलट कर रख दी। तमांग रिपोर्ट के बाद ये मामला अब सिर्फ एक स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये एक नेशनल पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। एक ऐसा बवंडर जिसमें देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां आमने सामने आ गईं। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं कि कैसे चीजें तेजी से बदली और उलझती गईं। अगस्त 2009 में केंद्र सरकार अपने पहले हलफनामे में 4 को लश्कर का ऑपरेटिव बताती है। फिर 7 सितंबर को तमांग रिपोर्ट आती है जो इनकाउंटर को फर्जी कह देती है। इसके ठीक बाद 29 सितंबर को केंद्र सरकार एक दूसरा हलफनामा देती है और इशरत के आतंकी लिंक वाले अपने पिछले दावे से पीछे हट जाती है। और फिर जून 2010 में डेविड हेडली के बयान से कहानी में एक और मोड़ आता है, जिसमें वो कथित तौर पर इशरत को लश्कर की रिक्रूट बताता है। तो हुआ ये कि ये पूरा केस गुजरात की सरकार, जो तब बीजेपी की थी, और केंद्र की सरकार, जो कांग्रेस की थी, उनके बीच एक प्रॉक्सी वॉर, एक तरह की राजनीतिक लड़ाई बन गया। और इस लड़ाई के बीच सच को ढूंढने का जो काम था वो कहीं पीछे छूट गया। सालों की इस खींचतान और कंफ्यूजन के बाद आखिरकार ये केस पहुंचा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI के पास, और CBI ने जो कहानी सामने रखी उसने सबको चौंका दिया। वो अब तक की सबसे डिटेल्ड और हैरान करने वाली कहानी थी। और ये लाइन इस केस की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझाती है। CBI का कहना था कि टेरर प्लॉट की जो बात थी वो तो सच थी, मतलब मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश सच में हो रही थी, लेकिन उस साजिश को नाकाम करने के लिए जो एनकाउंटर दिखाया गया वो पूरी तरह से स्टेज्ड था, पहले से प्लान किया हुआ था। CBI ने पूरा प्लान परत दर परत खोल कर रख दिया कि असल में हुआ क्या था।
सबसे पहले अमजद अली को पकड़ा गया। फिर अहमदाबाद से करीब 90 किलोमीटर दूर एक टोल प्लाजा से जावेद और इशरत को उठाया गया और आखिर में जीशान जौहर को पकड़ा गया। इन सबको अलग अलग फार्म हाउस में गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। यहाँ तक कि एक फर्जी एनकाउंटर की FIR भी पहले से ही टाइप करके रख ली गई थी। और आखिर में चारों को उस जगह पर लाया गया, उन्हें मार दिया गया और सारे सबूत वहां रख दिए गए। CBI की चार्जशीट में एक बहुत ही सनसनीखेज बात सामने आई। एक सीनियर पुलिस अफसर का ये बयान कि मैं सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी से बात करूंगा। अब ये सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी कौन थे, ये आज तक बस एक रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन इशारा साफ था कि इस ऑपरेशन को ऊपर से हरी झंडी मिली हुई थी। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। देखते हैं कि इस पूरे मामले का कानूनी तौर पर क्या हुआ और क्यों इतने सालों बाद भी कई सवाल बाकी रह गए। इस केस के अंजाम को समझने के लिए ना एक कानूनी पेंच को समझना बहुत जरूरी है। ये है CRPC का सेक्शन 197। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर केस चलाना है और वो काम उसने अपनी ड्यूटी के दौरान किया है तो पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है, एक ढाल है। तो आखिर में हुआ क्या? CBI ने सीनियर पुलिस अफसरों को चार्ज तो किया, लेकिन राज्य सरकार ने उन पर केस चलाने की इजाजत ही नहीं दी और जब इजाजत नहीं मिली तो कोर्ट ने भी सभी आरोपी अफसरों को बरी कर दिया। सालों तक इंसाफ के लिए लड़ने के बाद इशरत की मां ने भी आखिरकार कानूनी कार्यवाही से अपना नाम वापस ले लिया। और आखिर में हम सब इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं। इशरत जहां का मामला एक ऐसी पहेली है जहां इंटेलिजेंस, क्राइम और पॉलिटिक्स सब कुछ आपस में बुरी तरह उलझ गया और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इंसाफ और सियासत की टक्कर होती है तो सच की असली कीमत क्या होती है।